नमस्कार शिक्षार्थियों। हमने पिछले वीडियो में अवलोकन विधि को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साक्षात्कार विधि कि किस तरह से साक्षात्कार विधि या प्रक्रिया के द्वारा हम बच्चे को पढ़ सकते हैं और उसे आगे पढ़ाने में मददगार सिद्ध कर पाते हैं अपने आप को। ये एक आत्मनिष्ठ विधि है साक्षात्कार। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आमने सामने का भी होता है, अभी आजकल तो वर्चुअल भी हो रहे हैं, तो कुछ क्रियाएं एक के बाद एक चलने वाली हैं। पीवी यंग साहब ने भी यही कहा था कि जो साक्षात्कार है उसे एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम काल्पनिकता से प्रवेश करता है। अधिक या कम काल्पनिकता से प्रवेश करता है। पर जब हम उसके साथ प्रश्नों और उत्तर को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अब ये ऐसा जवाब दे रहा है तो ऐसे प्रश्न करूँ तो वो ऐसा भी काल्पनिकता चलती है और उस काल्पनिकता के साथ हम उस बालक के भीतर प्रवेश करते हैं और उसकी अंदरूनी जो बातें हैं, जो इच्छाएं हैं, उसकी जो रुचियां हैं, जो क्षमताएं, उनको निकाल कर ला पाते हैं। तो साक्षात्कार विधि के द्वारा हम इस तरह से बच्चे को समझने का प्रयास करते हैं और ये उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित भी होता है। मतलब पहले से हमें नहीं पता होता तो हम कुछ विचार नहीं कर पाते और फिर हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। गुडे और हेट एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप साक्षात्कार है। मतलब साक्षात्कार क्या है? तो कोई उद्देश्य है, मतलब किसी चीज़ को समझना है, वो उद्देश्य हो गया हमारा और उसके लिए हमने गंभीर वार्तालाप किया, बातचीत की। मतलब एक तो होता है वार्तालाप सहज करना और एक होता है कि नहीं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि हमको उस चीज़ को जानना है कि बच्चे में सीखने की क्षमता कितनी है, बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है, बच्चा किस तरह से सीखने के लिए उत्सुक है और किस तरह से सिखाने के लिए हम बच्चे को तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। इन सब चीज़ों को हम अपने साक्षात्कार के माध्यम से उस बच्चे के भीतर से प्राप्त कर सकते हैं। अब साक्षात्कार विधि के द्वारा जब हम बच्चे को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके भी कुछ चरणबद्ध क्रियाएं होंगी, उनको चलना, उन पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहला है कि साक्षात्कार की पूर्व तैयारी। जी हाँ, जिस तरह से हमने अवलोकन कहा था वहाँ हमने कोई तैयारी नहीं की थी, हम ऐसे ही बस बैठ के देख रहे थे। पर जब हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं तो हमको पहले से तैयारी करनी होगी कि हमको कहाँ, किस रूप में बच्चे का साक्षात्कार लेना है, हमें कौन से प्रश्नों को उस तक पहुँचाना है, प्रश्नों का प्रारूप क्या होना चाहिए और प्रश्न किस पद्धति से बालक तक पहुंचाए जाने चाहिए। हमको प्रश्न किस तरीके से पूछने हैं बच्चे से कि बच्चा हमें जवाब दे पाए। और आपने इस चीज़ को देखा होगा, आप भी इतनी परीक्षाएं पास करके आए हो, तो कई बार आमने सामने की स्थितियां या कक्षा में शिक्षक कुछ इस तरह से प्रश्न पूछते थे कि हमारे को उत्तर आते हुए भी हम जवाब नहीं दे पाते थे। ऐसा हुआ होगा आपके साथ कई बार। और कई बार कुछ शिक्षक इस तरह से पूछते थे कि हमें नहीं भी आता था तो हमें लगता था कि नहीं शायद हम बोल पाएंगे और वो उगलवा लेते थे कि अच्छा ऐसा ऐसा वैसा हुआ था, और हाँ एकदम हमें भी क्लिक कर जाता है कि हाँ ऐसा हुआ था और हम झट से आंसर दे जाते हैं। तो ये जो पूर्व तैयारी की ज़रूरत होगी कि हमें जो चीज़ चाहिए बच्चे के भीतर से, उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी होगी, तैयारी करनी होगी कि किस तरह से हमको बच्चे के साथ जाकर साक्षात्कार करना है। दूसरा जो स्टेप होगा, प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, हमने तैयारी कर ली, हमने प्रश्न निर्धारित कर लिए, प्रश्नों की संख्या निर्धारित कर ली, स्थान निर्धारित कर लिया, पर उसके बावजूद भी साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया क्या होगी। हम सीधे सीधे प्रश्न यदि उस तक पहुंचाएंगे तो सीधे सीधे क्या उत्तर हम पर आ पाएंगे। जैसे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सच कौन कौन बोलता है। मुझे नहीं पता कि सामने मेरे जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं कोई कहेगा कि मैं नहीं बोलता, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सबको पता है कि सच बोलना नैतिक क्रिया है,
जो झूठ बोलता होगा वो भी कहेगा कि नहीं मैं सच्ची बोलता हूँ। तो ये यदि मैंने इस तरह का प्रश्न पूछा तो मुझे जो उत्तर आने वाला है वो सही नहीं हो पाएगा। मतलब प्रक्रिया में मुझे चेंज करना पड़ेगा कि मुझे पूछना तो यही था, पर उसकी प्रक्रिया चेंज करनी पड़ेगी ताकि सामने वाला मुझे सही रूप में अपने उत्तर को दे पाए। तो प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे सहजता के साथ प्रश्नोत्तरी में शामिल हो जाते हैं और कुछ उस सहजता के साथ नहीं हो पाते। तो हमें उन प्रक्रियाओं में पहले ही कुछ फेरबदल करके रखने पड़ेंगे कि हमको वो प्रक्रिया अपनानी होगी जहाँ प्रश्नकर्ता और उत्तर देता उन दोनों के बीच में एक सहज संबंध कायम हो पाए और वो सहज रहकर अपने उत्तरों को दे पाए। तो ये प्रक्रिया भी हमको समझनी पड़ेगी और ये प्रक्रियाएं बहुत सारी होती हैं कि जैसे हम कुछ प्रश्नावलियाँ लिखित लेते हैं, कुछ मौखिक लेते हैं, ये प्रक्रियाओं में आ जाएगा, है ना। कुछ हमारी बंद होती है प्रश्नावलियाँ, कुछ खुली होती है। बंद और खुली का मतलब ये कि जैसे मैंने प्रश्न पूछा तो उसके 4 ऑप्शन दे दिए और चारों में से चुनकर बच्चे को जवाब देना है, तो ये बंद प्रश्नावली हो गई। और खुले, ठीक है, मैंने प्रश्न दिया, बच्चे के पास जो भी उत्तर हो वो दे, जिस तरीके से देना चाहे दे, तो ये खुले प्रश्नावली हो गई। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया कहलाएंगी। सब पूरी तैयारी तो आपने कर रखी थी, पर अब हमने देखा कि मैं उनको प्रश्नों के 4 ऑप्शन देती हूँ तो सामने वाले जवाब दे देते हैं, नई ऑप्शन देती तो बिल्कुल चुप रह जाते। तो मुझे अपनी जो प्रक्रियाएँ हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन लाना पड़ेगा कि मुझे अपनी खुली प्रश्नावली रख देनी होंगी। तो ये साक्षात्कार प्रक्रिया में आपको इस स्थिति पर काम करना होगा। इस चरण है दूसरा अति महत्वपूर्ण चरण। और तीसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि दशाएं। देखिए, सारी प्रक्रियाएं मेरी सही हैं, प्रारूप हमारे सही हैं, प्रश्नोत्तर हमने सही हैं और सब कुछ देखने के बाद हमने निर्णय लिया, पर अचानक बाढ़ आ गई, अचानक बहुत तेज़ बरसात हो गई, या उस बालक के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मौत हो गई, तो जो दशा है वो बदल गई। या हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो जो दशा थी वो बदल गई एकदम। जब दशा बदल गई, परिस्थितियाँ बदल गई, तो हमारे प्रारूप भी बदलने पड़ेंगे। हमें अपने साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसकी दिशा भी बदलनी पड़ेगी, तभी हम अपने साक्षात्कार में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो ये जो दशाएं हैं जो एट द स्पॉट कभी भी हमें प्रभावित कर सकती हैं, या जैसे मान लीजिए अभी हम बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे शोर शराबा होने लगे तो हमें तुरंत अपना वीडियो ऑफ करना पड़ेगा कि नहीं, आवाज़ जा रही है, तो परिवर्तित करना पड़ेगा। तो परिस्थितियों में दशाएं आ जाती हैं कि उस वक्त हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, उस पर निर्भर करता है। और तुरंत कि नहीं ये टाइम तो यही, हम चेंज नहीं कर सकते, तो आपको साक्षात्कार का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब आपने इतनी सारी चीज़ें समझी कि साक्षात्कार के द्वारा हम किस तरह से बच्चे को जानेंगे, समझेंगे। अब आप कहेंगे इतने सारे बच्चे हैं कैसे करेंगे, तो देखिए ना, कुछ अपन सामूहिक रूप से पूछ सकते हैं और जहाँ हमको लगता है सामूहिक उत्तर आ गए तो फिर हम उसको व्यक्तिगत तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जहाँ सामूहिक रूप में तो बच्चे सहजता से उत्तर दे जाते हैं, अकेले में पूछते हैं तो उत्तरों का प्रारूप ही बदल जाता है, उत्तर बदल जाते हैं। और ऐसा मैंने अपने शोध कार्य के दौरान पाया भी था कि जब मैंने लिखित प्रश्नावलियाँ बच्चों के साक्षात्कार के लिए दी थी, उसके जो उत्तर आ रहे थे, और जब मैंने समूह में ऐसे ही खुले प्रश्न दिए थे और जब बच्चों ने समूह में उत्तर दिए थे, बिल्कुल बदल गए थे उत्तर। मेरा शोध बदल गया था, सच कह रही हूँ, दिशा बदल गई थी। तो ये जो दशाएं हैं, इनके आधार पर भी हमको थोड़ा सा परिवर्तित हो जाना पड़ता है, तभी हम बच्चे को समझ पाएंगे। अब इससे क्या लाभ होगा? भी सबसे पहला लाभ तो यही होगा कि इसके द्वारा हम किसी अमूर्त घटना का भी अध्ययन कर पाएंगे, जो हमारे सामने नहीं है उसको भी हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो पूछे प्रश्नोत्तरों के माध्यम से वो चीज़ें भी हमारे सामने आ जाएंगी। कि जैसे बच्चे के परिवार का वातावरण, उसके माता पिता के बारे में जानकारी, या अन्य चीज़ें जो बच्चे से जुड़ी होती हैं, जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है पर जो दिखाई नहीं दे रही होती हैं। प्रश्नोत्तरी के दौरान हो सकता है हम उन चीज़ को भी स्पष्ट रूप में समझ पाएँ, तो साक्षात्कार विधि का ये बहुत बड़ा लाभ हो जाता है।
दूसरा जो लाभ मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है वह कि छात्रों की आंतरिक भावनाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। छात्रों की आंतरिक भावना को स्पष्ट किया जा सकता है। जब हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कर रहे होते हैं तो एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, एक ही प्रश्न को तरीका अलग अलग करके हमने उसके भीतर क्या चल रहा है उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो ये भी हमको बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। अवलोकन के द्वारा हम सहज थे, न्यूट्रल थे तो हम नहीं जान पा रहे थे, तो इसका लाभ है। और इसका तीसरा जो लाभ है अगला, कि व्यक्ति के समस्त गुणों या अवगुणों की हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। उन प्रश्नोत्तरों को देने के दौरान बच्चा किस तरीके से हमें जवाब दे रहा है, उसके हाव भाव क्या हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, और उन सब आधारों पर हम बच्चे के समस्त गुणों अवगुणों से परिचित हो सकते हैं। और जब ऐसा हो गया तो कितना सहज होगा ना, सोचिए फिर बच्चे को पढ़ाना। और इस तरह से हमारे को मूल्यांकन करने में भी उपयोगी रहेगा ये। जैसे हमको मूल्यांकन करना है बच्चे का, उसकी योग्यता का निर्धारण करना है, तो कितने बच्चों के प्रश्न किस तरीके से आए, किसने कितने, उन चीज़ों का यदि हम खाका जोड़ेंगे तो हमारे लिए मूल्यांकन करना भी आसान हो गया। तो ये विधि, बालक का मूल्यांकन यदि हमको कहीं करना है तो उसमें भी कामयाबी दिलाती है हमें। पर इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे सबसे पहला दोष जो मैंने कहा था, इसके 3 चरण हैं, तो जो पहला चरण है कि पूर्व तैयारी, वो बहुत आसान नहीं होती। प्रश्नावली तैयार करना बहुत जटिल कार्य होता है, ये इसका बहुत बड़ा दोष है कि हम प्रश्न अपने आधारों पर तैयार करते हैं, अपनी सोच, अपनी मानसिकता के आधार पर तैयार करते हैं, जबकि अभी बच्चे को तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये बहुत जटिल होता है, सबके बस का नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक का अपना सोच होता है, हर एक की अपनी मानसिकता होती है। तो ये इस विधि का बहुत बड़ा दोष है। यदि सही रूप में हमारे प्रश्नावली तैयार नहीं हुई तो उत्तर उतने अच्छे और सही रूप में हम तक नहीं पहुंच पाते, और जब नहीं पहुंच पाते तो हमारा साक्षात्कार सफल नहीं हो पाता। हम बच्चे को पढ़ना नहीं जान पाते, किस तरह से पढ़े नहीं समझ पाए, तो हमारा समय वेस्ट हो जाता है। एक और दोष है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से ही की जा सकती है। इसके लिए जो शिक्षक है पूरा मनोविज्ञान का जानकार हो, योग्य हो शिक्षक। अब यदि कोई शिक्षक सैलरी पैकेज को देखकर आया है शिक्षक बनने के लिए, तो आप उससे इतनी उम्मीद करेंगे कि वो बिल्कुल सारे गुण मनोविज्ञान का जानकार होगा, धैर्य रखेगा और उसके बाद उन प्रश्नों को तैयार करेगा। वो जब नहीं हो पाता तो इसका लाभ नहीं मिल पाता, और जब लाभ नहीं मिल पाता तो इस विधि की नकारात्मकता जो है वो पूरे चारों तरफ फैल जाती कि नहीं, इससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो ये इस विधि का बहुत बड़ा दोष है कि नहीं, मैंने प्रश्न पूछे थे, 5 प्रश्न पूछे, एक का भी जवाब नहीं आया, तो मेरा तो समय भी वेस्ट हुआ और ये विधि बेकार हुई। बच्चे को नहीं पढ़ सकते आप इस तरह से, बच्चे ने जवाब ही नहीं दिया, बच्चे जवाब ही नहीं देते। तो ये शिक्षक की योग्यता अब पर निर्भर करता है, और ये इस विधि का दोष है कि हम उसने उदासीन रह पाते हैं या नहीं, और यदि उस तरह से नहीं रह पाते तो साक्षात्कार की जो सफलता है वो हमें नहीं मिल पाती। मतलब और जो पूर्व तैयारी है पूरी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि दशा दिशा बदलते ही हमको अपने सारे सब कुछ बदलना भी तो पड़ेगा। तो इतनी तैयारी यदि हमारी नहीं हुई तो अचानक कैसे हम बदलेंगे, वो नहीं कर पाए, तो फिर ये व्यवस्थागत दोष है कि इस विधि का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम उस वक्त तो ये सब चीज़ें करने की स्थिति में नहीं थे। दशाएं एकदम से बदल गई थी, परिस्थितियाँ एकदम बदल गई थी, माना। और इसीलिए ये साक्षात्कार प्रणाली दोषपूर्ण प्रणाली के क्षेत्र में लोग मान लेते हैं। दोष तो है, पर हमारे हाथ में है कि हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करें। ये दोष तो है, थोड़ा सा मानती हूँ मैं कि इतना व्यवस्थित हम हर वक्त नहीं रह पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ भी तो अचानक प्रभाव डालती हैं।
हम सोच ही नहीं सकते कि बरसात का सीज़न है कि आग लग जाएगी। हम ये सोच सकते हैं कि बाढ़ आ जाएगी, अचानक बादल फट जाएगा, वो सोच सकते हैं, बिजली गिर जाएगी। पर अचानक कुछ और हमने यदि नहीं सोचा हो तो नहीं कर पाते। तो ये जब अचानक आती है, अचानक कुछ प्रभाव डल जाते हैं, तो हम उन बच्चों को नहीं पढ़ पाते हैं और इस तरह से साक्षात्कार विधि का दोष दिखाई दी जाता है। तो कुछ प्रणालियाँ अभी हमने देखी, उनके लाभ भी देखे और दोष भी देखे। तो ये देखिए, प्रश्न पूछते हैं, जवाब आते हैं, ये आपको रिट की तैयारी में भी काम में आएंगे कि क्या लाभ है, क्या दोष है, और आपको जीवन में एक अच्छा शिक्षक बनने में भी मददगार रहेंगी ये विधियाँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं शेष रही 2 विधियों के साथ। नमस्कार।